नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा फ्रेशर्स जॉब इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये फ्रेशर्स मतलब ग्रेजुएट लेवल फ्रेशर्स जॉब इंटरव्यू। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि जॉब इंटरव्यू के टाइम या जॉब इंटरव्यू के बाद क्या चीजें करनी चाहिए या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। सो प्लीज़ मैं वापस से कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे जो टिप्स एंड आइडियाज़ को ध्यान से समझें और उसी तरह से अगर आप फॉलो करते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपकी जो संभावना है सिलेक्शन की काफ़ी बढ़ जाती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कवर किया है कि फ्रेशर्स जॉब इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं एचआर इंटरव्यू की तरफ से, उन सवालों के पीछे कंपनी आपसे क्या जानना चाहती है और उस सवालों के जानने के बाद वो किस तरह से अपने सिलेक्शन आपके सिलेक्शन को डिसाइड करती है, ये सब मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसी का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट समझिए कि वही फ्रेशर जॉब इंटरव्यू में, ग्रेजुएट लेवल फ्रेशर जॉब इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी सिलेक्शन की जो वेटेज है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मैं स्लाइड शो पॉइंट वाइज फॉर्मेट के माध्यम से आप लोगों के साथ वो आइडियाज और टिप्स शेयर करूंगा। प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए चलते हैं पीपीटी की। आइए समझते हैं ग्रेजुएट लेवल फ्रेशर्स इंटरव्यू के कुछ सक्सेसफुल आइडियाज़। और अगर आप इन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान देनी चाहिए, मैंने ये आइडियाज़ में हम देखते हैं। तो पहली तो बात तो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो जेंटल, हम्बल एंड पॉजिटिव अप्रोच में जाएं। हमेशा अपने आप को इसी तरह से मेंटेन करें। अगला है प्रिपेयर्डनेस ऑफ रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन। जो भी आप अपने बायोडाटा या रिज्यूमे में लिखते हैं उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ये इन्फॉर्मेशन को आपको रिज्यूम को बिना देखे एचआर के सामने बोलना होता है। तो ये चीज़ की आप ज़रूर प्रिपेयर्डनेस करके जाएं कि क्या लिखा है आपने, और जो लिखा है आप उसी के दायरे में रहें, कुछ अलग सा उसमें ऐड ना करें। तीसरा है वेल ग्रूम्ड एंड क्लीन। ज़रूरी है कि आप अच्छे से वेल ग्रूमिंग होके जाएं और आप जो भी अपने ड्रेस पहने या कपड़े पहने उसको काफ़ी क्लीनिनेस को मेंटेन करें, साफ़ सफाई की ध्यान रखें। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। जो भी जगह आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप ज़रूर लेके जाएं। जैसे आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे जैसे मैंने कहा कि आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आईटी इंडस्ट्री में किस टाइप के जॉब्स होते हैं, आईटी इंडस्ट्री किस तरह से फंक्शन करती है, ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर ध्यान में रख के जाएँ। या फिर किसी कंपनी में आपको कंपनी के बारे में उनकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप जान लें तो आपके लिए वो बेनिफिट होता है जब जब भी आप इंटरव्यू के सवालों के जवाब देते हैं। अगला पॉइंट है अवॉइड क्वेश्चंस ऑन लीव्स पॉलिसी, वीकेंड्स, वर्किंग आवर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जब भी मौका मिले, अगर आपको सवाल पूछा जाता है या आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो आप कभी भी इस टाइप के सवाल बिल्कुल ना पूछें कि कंपनी में कितनी छुट्टियां मिलती है साल की, या फिर वीकेंड्स की पैटर्न क्या है, सैटरडे संडे मिलती है या एक ही दिन मिलती है, या किस किस तरह का पैटर्न है ये सब। उसके बाद वर्किंग आवर्स मतलब काम कितने घंटे होता है, ओवर टाइम होता है क्या, नाइट शिफ्ट होती है या डे शिफ्ट होती है, ऐसा कुछ मत पूछिए। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बहुत सारी कंपनियां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो लेकिन आप इनके बारे में पहले से ही जानकारी ले लें। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे ये सब जो सवाल है, इन सवालों को आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है। अगला पॉइंट है जो काफ़ी आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे डेडिकेटेड टाइम फॉर वन इंटरव्यू ऑन अ सिंगल डे। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कोशिश करिए कि आप वो जो पर्टिकुलर दिन है आप उसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए ही दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने ऐसा प्लान किया है कि मैं एक दिन में दो तीन कंपनी में जाके इंटरव्यू दूंगा, तो क्या होता है कि आपके मन में वो हड़बड़ाहट हमेशा रहती है कि कब ख़त्म होगा, कितनी जल्दी ख़त्म होगा। या फिर आप जब कोई सवाल का जवाब दे रहे होते हैं तो आपका सवाल जवाब जो होता है वो हड़बड़ी में निकलता है, आप कभी सोच विचार करके जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगले का टाइम आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो इससे क्या होता है, और कभी कभी ऐसी भी होती है कि कोई इंटरव्यू काफ़ी लंबा
काफ़ी टाइम लेता है, तो आपको टाइम की कंसर्न होती है और आप बार बार मतलब पूछते भी हैं कि कब ख़त्म होगा, क्या ख़त्म होगा। तो इसलिए बेहतर है ये है कि कोशिश कीजिए कि एक इंटरव्यू आप एक ही दिन में दें, ताकि पूरे दिन आप उसी इंटरव्यू के मूड में रहें और उसी इंटरव्यू के जगह में रहें जब तक आपको 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 रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर वो इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता। अगर ख़त्म हो गया टाइम पे फिर भी अगर आपका वक्त बचता है तो आप फिर से प्लान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक ही इंटरव्यू हो। अगला है पॉजिटिवली एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा, कभी कभी कुछ कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट रिटन फॉर्मेट में होते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि पहले कंपनियां एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है, जो पास होते हैं या शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको आगे के इंटरव्यूज़ में भेजते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप हमेशा गुस्सा, नाराज़ ना होइए, पॉजिटिवली अपने रिजेक्शन को या अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा सिग्नेचर है। क्योंकि आने वाले दिनों में क्या मालूम, आपको फिर से मौका मिल सकता है। अगर आपने बैड इंप्रेशन रखा तो शायद आपके लिए वो अच्छा नहीं भी हो सकता है उस कंपनी में। तो इसलिए हमेशा आपके जो रिजेक्शंस हैं उसको हमेशा पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया कीजिए। अगला है अवॉइड कंटिन्यूस फॉलोअप। जब भी आप अपना इंटरव्यू प्रोसेस खत्म करते हैं और कंपनी बोलती है कि आपको वो इन्फॉर्म करेंगे, तो आप कुछ वक्त तक होल्ड कीजिए। उसके बाद जब वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आप एक या दो बार फॉलोअप करके पूछ सकते हैं कि आपके कैंडिडेचर का क्या हुआ। ज़्यादा मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू करके आप अपना इमेज डैमेज मत कीजिए। तो इसलिए कहा है कि अवॉइड कंटिन्यूस फॉलोअप्स, एक दो बार ठीक है। अगला पॉइंट है अवॉइड निगोशिएशन ऑन ज्वाइनिंग डेट अनलेस अनअवॉइडेबल सिचुएशन। जब भी आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं किसी कंपनी में और आपको ज्वाइनिंग डेट दी जाती है और आपको वो ज्वाइनिंग डेट में कुछ मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम है या कंसर्न है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि इमीडिएटली उनको बोले, जब तक आपकी जो वो प्रॉब्लम काफ़ी अनअवॉइडेबल ना हो या कुछ बड़ा ना हो। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों के लिए कभी भी आप निगोशिएशन मत कीजिए ज्वाइनिंग डेट के ऊपर। अगला पॉइंट है नर्वसनेस एंड फंबल वाइल स्पीकिंग इज़ वेरी नेचुरल। ये हमेशा हर फ्रेशर्स या कोई भी टाइप की इंटरव्यू हो, हर कैंडिडेट को इंटरव्यू फेस करके वक्त नर्वसनेस तो होती ही है और उनके स्पीच में फंबल मतलब थोड़ा सा रुक रुक के बात करना या थोड़ी सी घबराहट होना, ये तो होता ही है, ये नेचुरल है। आप इससे ये मत सोचिए कि मेरा इंटरव्यू खराब हो रहा है और सामने वाला कुछ गलत सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नर्वसनेस और फंबल ये हमेशा नेचुरल रहती है और जैसे जैसे आप बातें करते हैं तो आपकी नर्वसनेस भी कम हो जाती है और फंबलनेस भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए कभी चिंता मत कीजिए, जिस तरह से आपकी वो फंबलनेस हो रही है होने दीजिए, ये बिल्कुल नेचुरल है। सामने वाले जो एचआर टीम के मेंबर हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बखूबी समझते हैं कि आप नर्वस हैं। तो ये कोई एक बड़ा ये चीज़ नहीं है, इसके लिए इसमें डर की बात कोई बात नहीं है। अगला आइडिया पॉइंट है आपके इस इंटरव्यू को पहली इंटरव्यू को सक्सेसफुल करने के लिए कि प्रेफरेंस टू से सॉरी इफ़ नॉट अवेयर ऑफ एनी आंसर। अगर आप कोई पूछे हुए सवाल का जवाब अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया करके आप सॉरी कहने में या नो कहने में ये प्रिफर्ड होगा। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी कोशिश करते हैं और उनके कोशिश में कुछ गलत जवाब निकल जाता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस सवाल के आंसर से तो आप कह सकते हैं कि आप उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो ये हमेशा बेटर रहता है। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। अगला है कॉर्डियल अप्रोच विद फेलो कैंडिडेट्स। हमेशा जो भी आपके साथ में जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं उनके साथ में हमेशा एक अच्छा बर्ताव रखिए और एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए, जिससे मतलब क्या होता है कि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो अच्छे से गुजर जाता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। अगला है पोलाइट अप्रोच टू रिसेप्शन और सिक्योरिटी स्टाफ। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका पहला जो जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा सिक्योरिटी गार्ड से ही होता है। तो हमेशा जो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं उनके साथ में पोलाइटली बात कीजिए और जो भी वो कहते हैं तो उनके साथ में सहयोग कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो भी कर रहा है वो कंपनी के रूल्स के हिसाब से ही कर रहा है। और अगला होता है रिसेप्शन स्टाफ। जो भी आप जाते हैं सिक्योरिटी पास करने के बाद, पहला जब कंपनी में एंट्री मारते हैं तो
फॉर्मेलिटीज़ के लिए, जिसमें आपको अपना नाम वगैरह एंट्री करने के लिए रिसेप्शन में ही पहले जाना पड़ता है, तो उनके साथ भी आप ज़रा पोलाइटली अप्रोच कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, और वो जैसा कहते हैं, जहाँ कहते हैं, आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। कुछ कंपनीज कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स पूछती है, कुछ लोग आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पूछती है, जैसे जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह हैं वो पूछती हैं। तो आप प्लीज़ उसको पोलाइटली उनको साथ में बात कीजिए और जो चाहते हैं उनको प्रेजेंट कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जेन्यून पोलाइटली उनको आप अपना रीज़न भी बोल सकते हैं। अगला है अधेयरिंग टू डिफाइन इंटरव्यू प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस। बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू कंडक्ट करने की एक प्रोसेस होती है जो कि ऑलरेडी कंपनी डिफाइन करती है कि किस तरह से कंडक्ट किया जाएंगे, लोग कहाँ बैठेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगी, और कैंडिडेट को क्या क्या करना पड़ेगा। ये सब की एक प्रोसेस रहती है। जो भी प्रोसेस है आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ ना पसंद भी आए तो प्लीज़ उसके साथ में आर्ग्यूमेंट मत कीजिए या कुछ ऑब्जेक्शंस मत क्रिएट कीजिए, जब तक कुछ बहुत सीरियस टाइप की कुछ चीज़ ना हो। तो जब जितना हो सके उनके प्रोसेस के साथ ही आप चलिए और इंटरव्यू को अपना फेस कीजिए। अगला है रिस्पेक्टिंग इंटरव्यू टाइम बट जेन्यून जस्टिफाइड डिले कुड बी वेलकम। हमेशा ये तो ज़रूरी है कि इंटरव्यू का जो टाइम है वो आप टाइम से पहले ही इंटरव्यू में पहुँचे, ताकि जो कंपनी जो भी टाइम आप अलॉट किया है इंटरव्यू के लिए वो प्रॉपरली वो फुलफिल हो और आप उनके टाइम को रिस्पेक्ट करें। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी ना चाहते हुए भी कारणवश आप लेट हो जाते हैं। तो ऐसे मौके में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक जस्टिफाइड रीज़न है आपके देरी के लिए, अगर आप वो अच्छे से इंटरव्यू में कंपनी के सामने या HR मेंबर के सामने अगर आप बोल पाते हैं, तो कंपनियां इसमें बुरा नहीं मानती है और इन चीज़ों को वो वेलकम भी करती है। तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल आइडिया है कि वेरीफाई द रिफर्ड पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर गेटिंग रेफर्ड, अदरवाइज माइट गो अगेंस्ट। मतलब जब भी अगर आपको कोई आपके दोस्त या कोई जानने वाले अगर आपको किसी कंपनी में रेफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनका रेफरेंस लेने से पहले उस जो आपको रेफ़र कर रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले लें कि वो जो कैंडिडेट या वो जो भी जो जॉब करते हैं उस कंपनी में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मतलब वो काम में कैसे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई काम में अच्छा नहीं है, अगर आपको अगर रेफ़र कर रहा है तो HR वालों को मालूम होता है कि आपको किसने रेफ़र किया है। तो अगर जिसने आपको रेफ़र किया अगर वो खुद ही काम में अच्छा नहीं है तो उसकी भी इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू में पड़ सकती है। तो ये हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कोई आपको रेफ़र कर रहा है किसी कंपनी में, ये वेरीफाई कर ले जो भी आपको रेफ़र कर रहा है उसके उस जिस कंपनी में कर रहा है वो उस कंपनी में एक अच्छा एम्प्लॉय हो, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय का रेफरेंस हमेशा अच्छा ही होता है। अगला पॉइंट है अवॉइड अनफेयर मीन्स ऑफ रिकमेंडेशन। ये हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कोई टाइप का अनफेयर वाला रिकमेंडेशन आप यूज़ ना करें जब भी आप इंटरव्यू फेस करें, क्योंकि मैक्सिमम आजकल की प्राइवेट कंपनीज, बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली IT एंड BPO कंपनीज, ऐसे रिकमेंडेशंस जो आउटसाइड रिकमेंडेशन और अनफेयर अननोन रिकमेंडेशंस को वो एनकरेज नहीं करती है, और ऐसे चीज़ें आपके इंटरव्यू प्रोसेस के अगेंस्ट में जा सकती है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है अवॉइड अपफ्रंट रिजेक्शन फॉर एनी जॉब रोल क्राइटेरिया। अगर आपको कोई जॉब रोल में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया गया है और आपको वो क्राइटेरिया पसंद नहीं आ रहा है या आपको वो क्राइटेरिया में तकलीफ है, तो अपफ्रंट मतलब इमीडिएटली उस चीज़ को डिनाई मत कीजिए या रिजेक्ट मत कीजिए। अगर आपको करना ही है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचिए, टाइम लीजिए, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ के निगोशिएट करिए, उसमें सॉल्यूशन निकल के आता है। बट कोई भी क्राइटेरिया को इमीडिएटली आप अपफ्रंटली इमीडिएटली आप रिजेक्ट और डिनाइल मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट होते हैं, कहीं आपको रिलोकेशन करना पड़ता है, मतलब आपको कहीं और जाके काम करना पड़ता है, कभी कभी एक्सटेंडेड आवर्स बोलते ओवर टाइम होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों कभी कभी बोलते हैं कि वीकेंड में काम करना पड़ेगा। तो ऐसे सडन क्राइटेरिया को अगर आपके सामने आती है तो आप इमीडिएटली ना मत कीजिए, अपना पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आप किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे, तो भी कुछ वक्त लेके आप प्रॉपरली उनके साथ निगोशिएट कीजिए, अगर होता है तो आपके फेवर में होगा। अगला पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस ऑफ वेटिंग इफ द इंटरव्यू प्रोसेस गेट्स लॉन्गर। अगर
कभी ऐसा मौका आता है कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी लंबा हो रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है, आप सुबह आए हैं और वो देर शाम तक चल रही है, तो प्लीज़ आपका पेशेंस मत खोइए। आप अपनी पेशेंस को दिखाइए, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी आते हैं तो वक्त लगता है, तो वक्त की रिस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को पेशेंसली अपने इंटरव्यू प्रोसेस को ओवर होने तक आप आराम से वेट कीजिए। अगला पॉइंट है, कंसिडर एवरी इंटरव्यू एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हमेशा हर इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसको एक ऐसी नई सीख के हिसाब से लीजिए, डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो ये सीख है वो आपको आने वाले इंटरव्यूज़ में ज़रूर काम में आएगा। थैंक यू सो मच आपको मेरे वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे खूब शेयर कीजिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको और वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।